खबरें बुलेटिन में लेते हैं उत्तराखंड से। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर हॉस्टल में छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई। लड़कों के एक गुट ने हॉस्टल में छात्र को जमकर पीटा है। लड़कों के गुट ने छात्र के कमरे में के दरवाजे को भी तोड़ दिया। लड़कों की दबंगई हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कैसे एक गुट के ये छात्र हैं जो कि एक लड़के को पीट रहे हैं। छात्र को पीटने से पहले उसके कमरे का दरवाजा भी तोड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छात्र की धुनाई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें एक छात्र को इन लड़कों ने पीटा है। सबसे पहले तो डराया धमकाया, फिर उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा है। हथौड़े से मार मार कर दरवाजा तोड़ दिया गया और जब छात्र बाहर निकलता है तो लड़कों का ये झुंड उस पर टूट पड़ता है। पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है, फिर पीली टी शर्ट पहना एक लड़का सामने आता है और वो नीली टी शर्ट में मौजूद लड़के को मारना शुरू कर देता है। उसे धमकाया, डराया जा रहा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ है, ये एक सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है हॉस्टल के अंदर। तो हॉस्टल के अंदर देखिए तस्वीरें, किस तरह से गुंडाई सामने आ रही है। परिजन अपने बच्चों को पढ़ने लिखने को भेजते हैं और वहां क्या हो रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बधेड़ी के पास यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मारी है। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाइक सवार लड़का सुवाखोली मसूरी का बताया जा रहा है। अगली खबर मसूरी से, जहां तताइयों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। तताइयों के काटने से बुजुर्ग की मौत हो गई। जंगल में यह हमला हुआ है तताइयों का बुजुर्ग के ऊपर। कुछ महीने पहले तताइयों के काटने से पिता और बेटे की भी मौत हो गई थी। तो यह हैरान करने वाला मामला भी है कि तताइयों के काटने से पिता और बेटे की मौत हुई और अब एक और शख्स की जान चली गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है तताइयों के काटने की वजह से। महाराष्ट्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया है। बांद्रा पश्चिम में सीएम धामी ने आशीष शेलार के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के काम तेजी के साथ हो रहे हैं और इस दौरान सीएम धामी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता करते हैं। उन्हें देश के विकास से कोई मतलब ही नहीं है और विपक्ष वाले सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये शिवसेना वाले, जो नकली शिवसेना वाले, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से अब 370 धारा हटनी चाहिए थी, 376 नहीं हटनी चाहिए। एक तरफ देखिए अभी अमरजीत मिश्रा जी कह रहे कि देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत कर दी है कि देवभूमि में विधेयक पारित हो गया, अब ये एक्ट बन चुका है, ये धरातल पर उतर रहा है। वहीं हमारे एनसीपी वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये काम रुकना चाहिए, यानी कश्मीर में आतंकवाद पहले की तरह होना चाहिए, अलगाववाद पहले की तरह होना चाहिए, पत्थरबाजों को जो है फिर से वहां पत्थर मारने की खुली छूट होनी चाहिए, आतंकवादियों को बस रोककर गोली मारने की छूट होनी चाहिए। क्या इस प्रकार की छूट दी जा सकती है क्या? जहां हम एक तरफ जो है समान नागरिक संहिता की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर कश्मीर को बचाने के लिए भी देवभूमि उत्तराखंड के भी हजारों लोगों ने अपनी जान की जो है बाजी लगाई है, तब जाके कश्मीर बचा है। हमारी बहनों किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप ये किसी कीमत पर धारा 370 को वहां लागू नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 370 देश के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। उसको समाप्त करने का काम हमने समान नागरिक संहिता भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के रहते हुए इनकी 4 पुस्तें भी ये कभी जो है कि धारा 370 को अब वहां लागू नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये महाअघाड़ी वालों तुष्टीकरण की भी जो है सभी सीमाएं पार कर दी हैं। अभी पूरा देश आप देख रहे होंगे, देश की संसद में कमेटी बनी है कि वक्फ बोर्ड पर कुछ प्रावधानों से परेशान है। वक्फ बोर्ड के ऐसे प्रावधान है, प्रतिमान जी आपको जानते हो, वक्फ बोर्ड के लिए हमारे यहाँ से भी सुझाव मांगे गए थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं
और जब पूरा देश इनसे परेशान है और केंद्र सरकार इन प्रावधानों में बदलाव करने के लिए संसद में बिल लेकर आई, तो ये महाअघाड़ी वाले आज उसका भी विरोध कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रविवार को लुधियाना दौरे पर रहे, जहां महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ विधानसभा के प्रवासियों से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों से अपील की है और 20 नवंबर को वोट देने केदारनाथ आने की बात कही। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ विधानसभा के प्रवासियों के साथ दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम में बात कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी का में बड़ी संख्या में औरतिया समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं और हमारा प्रयास है कि केदारनाथ विधानसभा में आपदा के बाद अनेकों लोगों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में उनके मतदाता काम के सिलसिले में दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लुधियाना में। तो हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिनका क्षेत्र पड़ता है, ऐसे सब लोग के साथ मेरा मिलना हो रहा है। दिल्ली में मेरी बैठक हुई है, आज मैं लुधियाना आया हूँ, लुधियाना के अंदर बैठक है और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में अच्छा मतदान केदारनाथ के इस बाई इलेक्शन में हो, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। रुड़की के देहात क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। भगवानपुर, कलियर, गंगनहर क्षेत्र में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। इस दौरान कई मकान मालिकों के चालान भी काटे गए। बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर ये चालान काटे गए। पुलिस का कहना है कि वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार जारी है ताकि बाहरी लोगों का सत्यापन किया जा सके। कोटद्वार में गुलदार की दहशत बढ़ गई है। लालपुर और पदमपुर इलाके में गुलदार का आतंक जारी है। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और पूरे इलाके में दहशत है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों को बाकी दुनिया से जोड़ने में अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे का अहम रोल है, लेकिन कुमाऊं की लाइफलाइन पर क्वारब के पास ब्रेक लग गया है। ऐसा क्यों हुआ है, ये पूरा मामला क्या है और बीते 1 महीने से इस समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल पाया, देखिए ये रिपोर्ट। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर क्वारब के पास दरकती पहाड़ियां मुसीबत बन गई हैं। बीते करीब 1.5 महीने से हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क के ट्रीटमेंट के लिए रात को प्रशासन हाईवे पूरी तरह बंद कर देता है। क्वारब पुल का जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए हमने टीएसडीसी की टीम मंगाई थी, भूगर्भ शास्त्रियों को भी बुलाया था, बहुत सारे लोग, सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी आई थी और हमारे NHAI के लोग, NH के लोग और हमारे PWD के लोग, सारे लोगों ने, बहुत सारा प्रशासन, जिला प्रशासन, सबने इसमें अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। मगर अभी हमारी TSDC ने इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए DPR बनाई है और DPR को हम सेंशन करते हैं। 2010 से घटना हो रही थी और इस समय एकाएक ट्रिगरिंग हो गई है और काफ़ी तेज़ी से मलबा आ रहा है। रात्रि में तो हम लोगों ने यातायात बंद किया हुआ है और इस पे NH कार्रवाई कर रहे हैं। NH के अधिशासी अभियंता से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 3 दिन में इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। हाईवे निर्माण की वजह से रात को सड़क बंद की जा रही है, जिसके खिलाफ अब कारोबारी आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। दरअसल रात को हाईवे बंद होने की वजह से कारोबारियों का सामान नहीं आ पा रहा और सड़क खराब होने की वजह से पर्यटक भी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से कारोबारी बेहद खफा हैं। कारोबारियों का कहना है कि 1.5 महीने से हाईवे को रात में बंद किया जा रहा है, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। जब से रात का समय ही टूरिस्ट का रुकने का समय होता है और 8 से 6 बजे तक हमारा रोड काफ़ी समय से बंद हो रहा है। बंद होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बंद हो रहा है, अगर वहाँ पर काम भी चला और फटाफट उसको काम कंप्लीट किया जाए तो अच्छा रहेगा। अब रोड खाली बंद हो जाए और सुबह और कुछ काम ना चले तो इसमें पूरे पर्यटन, अल्मोड़ा शहर, सारा जिला और आगे पहाड़ों को बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। तो हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसको शीघ्र ही बंद कर रहे हैं तो इसमें काम भी स्टार्ट कराएं। अगर वहाँ पर कुछ काम स्टार्ट नहीं होगा तो व्यापार मंडल, अन्य संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है होटलों को भी हमें बंद करना पड़े कुछ टाइम के लिए। कुमाऊं की लाइफलाइन क्वारब पर ब्रेक लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी भारी दिक्कत हो रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि जल्द ही दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में डोंडा ब्लॉक के हिटाणु में हॉट मिक्स प्लांट लगाने का विरोध तेज हो चुका है। लोगों का कहना है कि हॉट मिक्स प्लांट्स के भारी वाहन पुल से गुजर रहे हैं, जिससे पुल पर खतरा बढ़ गया है। लोगों का यह भी कहना है कि ये पुल धनारे क्षेत्र की लाइफलाइन है और अगर ये टूट गया तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी। हाँ। और बड़ी मुश्किल से तो हमारे ये डांडा माजब की रोड बनी है। हाँ। और जब से अगर ये पुल टूट जाता है तो फिर हमारा जो है कई परेशानी होती है। हाँ। तो हमारा आने जाने का कोई जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में जोहारी संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। दूर दूर से लोग यहां कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और यहां के कलाकारों ने भी सबका मन मोह लिया। ये रंग भारत तिब्बत चीन सीमा के हैं। ये रंग देवभूमि की जोहरी संस्कृति के हैं। वो संस्कृति जो सदियों से भारत की आन बान शान की हिमालय के उत्तरी छोर पर गवाह रही है, जिसके रंग इन दिनों कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में हो रहे जोहार महोत्सव में दिखाई दे रहे हैं। और ये 15वां जोहार महोत्सव है। ये हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो बच्चे हमारे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, गांव में लोगों का पलायन हो गया है, तो हम वो चीज को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि अपने मिट्टी से जुड़े, अपने गांव से जुड़े बच्चे। तो हम अपना खान पान, अपना जो रहन सहन, पहनावा, ये चीज हम यहाँ पे इसके जरिए सिखा रहे हैं। पिछले 15 सालों से लगातार जारी इस जोहार महोत्सव की खासियत ये है कि इसमें इन जनजातियों से जुड़े हुए सभी वो लोग पहुंचते हैं जो देश विदेश में या तो नौकरी के लिए गए हैं या बड़े व्यापार करते हैं। एक तरह से ये महोत्सव हल्द्वानी में मिनी जोहार घाटी सा माहौल तैयार कर देता है। खास बात यह है कि इस महोत्सव से जोहार की युवा पीढ़ी भी बहुत कुछ सीख रही है। युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है इसको ज़रूर से फॉलो करें। हमारे जो पुश्तैनी और पुरखों ने हमें संस्कार दिए हैं और मेरे ख्याल से जोहार एक ऐसी घाटी है जहाँ के लोग इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने हार्डवर्किंग, इतने ज़्यादा मेहनती लोग हैं और उनके अंदर प्रेम बहुत है। क्योंकि आप अगर देखते हैं देवता जहाँ रहते हैं वहाँ देवभूमि के गुण आए जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे महोत्सव महज मनोरंजन का जरिया नहीं होते, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच होते हैं। पिछले 25 साल के सफर में उत्तराखंड ने जो भी प्रगति की है उसमें जोहार के जज्बे का बड़ा हिस्सा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली की नीति माणा घाटी के भोटिया जनजाति के लोगों ने कार्यक्रम किया। बेरही में जनजाति समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भोटिया जनजाति के लोग पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और समस्याओं के बारे में चर्चा कर उनके समाधान के लिए काम करना है। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक कलाकारों को भी बुलाया गया। इसका एक लक्ष्य और है कि जनजातीय समुदाय में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा के साथ साथ ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो चर्चा पर चर्चा होनी है और उसके बाद उससे क्या बिंदु निकल करके आएंगे उसका रोड मैप तैयार होना है। जो जनजाति के गांव है ऊपर, जो 6 महीने हमारे ग्रीष्म काल में घाटी में चले जाते हैं और 6 महीने जब हम नीचे शीतकाल में अपने प्रवासों पर आते हैं तो वहाँ पे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस दिक्कतों को जूझते हुए आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। पहाड़ अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ के बेहतरीन स्वाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का खान पान स्वाद का खजाना तो है ही, अगर इसमें बीमारियों से लड़ने की भी क्षमता ज्यादा होती है। आप भी देखिए कैसे बीमारियों से लड़ने में भी ज्यादा सक्षम है पहाड़ी खाने। नैनीताल में हिमालयन फूड फेस्टिवल की ये भीड़ पहाड़ के खाने का स्वाद ले रही है। इस फूड फेस्टिवल में मंडुए की जलेबी भी है तो पहाड़ के बिच्छू घास के कोफ्ते भी।
स्वाद का तड़का ऐसा लगा है कि लाल चावल, गहत की दाल के साथ भट्ट की चुड़कानी और रायता पर्यटकों को खूब भा रहा है। यहाँ ये पूरा फेस्टिवल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है और जो खाना है वो बिल्कुल ही जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी गांव में आ गए हैं। वही खुशबू, वही मिठास इस खाने में है और ये सारा एफर्ट बहुत ही अच्छा है। तो हमने हिमालयन ट्राउट यहाँ देखी है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और जो यहाँ एक मडुए की जलेबी है, यू शुड ऑल्सो ट्राई, इट्स वेरी गुड। और पहाड़ी थाली हमने खाई है एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव दिस गुड फूड। पहाड़ के खान पान को प्रमोट करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें पहाड़ी व्यंजनों को पर्यटकों को परोसा गया और इन व्यंजनों के फायदे भी पर्यटकों को बताए गए। कई पर्यटक तो इन खानों का स्वाद लेकर इनकी रेसिपी तक जानने लगे। जो उत्तराखंड का अपना फूड का कल्चर है, हर साल होटल एसोसिएशन इसको करवाती है। इस बार भी उनके सहयोग से एक फूड कोर्ट यहाँ बनाया गया जिसमें उत्तराखंड के फूड को प्रमोट करने के लिए टूरिस्ट के बीच में उसको नई पहचान मिले, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इनफैक्ट हमसे सारे लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका रेस्टोरेंट कहाँ है और ये चीज़ कैसे बन रही है। स्पेशली जो मटन का भुटवा और जो मडवे का हलवा हमने यहाँ पर लोगों को खिलाया या बड़ील भांग की चटनी के साथ, उसको काफ़ी पसंद है। बहरहाल पहाड़ी खाने स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना है। यहाँ की दालों से लेकर पहाड़ उत्पादों में कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है और अगर ऐसे ही प्रमोशन होता रहा तो पहाड़ का स्वाद दुनिया के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। विकासनगर के आसन बैराज पर विदेशी पक्षियों के दीदार के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। इन दिनों आसन बैराज की झील पर हजारों की संख्या में कई देशों से आए प्रवासी पक्षी नजर आ रहे हैं। ये झील सैलानियों से भी इन दिनों गुलजार है। फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा तो अभी बताया कि हमारे पीछे है हिमाचल, जहां बहुत सारा रिवर में स्टोन्स या कुछ उठा रहे हैं और फैक्ट्री की आवाज़ है, लेकिन उत्तराखंड का साइड में तो बहुत ही पीसफुल है अभी के लिए। लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर तो हमला होते ही रह रहा है हमारा। बर्ड्स आर सो ब्यूटीफुल, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड, आई मे नॉट रिमेंबर द नेम्स सो लूसिडली, लेकिन व्हाट आई गॉट टू लर्न, आई विश हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार उत्तराखंड promotes this place especially for the younger generation. तस्वीरें आपने देखी। इधर रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन सैलानियों के लिए कितना लोकप्रिय है, इसका अंदाजा इसकी एडवांस ऑनलाइन बुकिंग से लगाया जा सकता है। ये पर्यटन जोन हालांकि 15 नवंबर से सैलानियों के लिए खोला जाएगा, लेकिन इसकी 18 दिसंबर तक की एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसका साफ मतलब है कि ये जोन 18 दिसंबर तक पैक्ड है। इसकी 45 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग हर संडे को खुलती है, जिसका परमिट पाने के लिए पर्यटकों में होड़ लग जाती है। ये जोन नाइट स्टे के लिए फेमस है। यहाँ आप डे विजिट सिर्फ कैंटर में ही कर सकते हैं। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 नवंबर को खुलने जा रहा है। इसके लिए जो समस्त आवश्यक तैयारियां हैं, रेस्ट हाउस रिपेयर, सड़क मरम्मत कार्य आदि पूर्ण कर लिए गए हैं। और जो बुकिंग का सवाल है, जहाँ तक वहाँ 18 दिसंबर तक ये सारी बुकिंग्स, सारे जोन्स नाइट स्टे के लिए फुल हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से धीरे धीरे हम सभी के आसपास की चीजों को प्रभावित कर रहा है, इसका उदाहरण सांप के काटने और भालुओं के हमले की बढ़ती घटनाएं भी हैं। इन घटनाओं का ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है, ये हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में सांप और भालू के हमलों की घटनाओं में तेजी आई है। सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई हैं तो सांप के काटने से हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सांप की। पिछले 5 सालों में सांप के काटने से 125 लोगों की मौत हुई, जबकि 514 लोग घायल हुए। वो भी तब जबकि यहाँ पर विषैले सांपों की कम प्रजातियां पाई जाती हैं। सांपों पर लंबी रिसर्च कर चुके भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक रमेश चिन्नास्वामी ने इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को कारण माना। उनका कहना है कि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, लिहाजा ठंड से बचने के लिए सर्दियों में सांप बिलों में घुस जाते हैं। लेकिन तापमान बढ़ने के कारण अब सांप सर्दियों में भी एक्टिव मोड में नजर आते हैं, लिहाजा उनके द्वारा काटे जाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उसका टेम्परेचर
क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, इसलिए वो विंटर का समय पे भी वो एक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए वो ह्यूमन स्नेक नेगेटिव इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का यही प्रभाव भालुओं पर भी देखने को मिल रहा है। विंटर सीजन में नवंबर से मार्च तक भालू का हाइबरनेशन पीरियड माना जाता है, यानी इस समय में भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन अब भालुओं का शीत निद्रा में जाने का समय भी कम हो गया है, यानी कि उनको अब उस सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है जो उन्हें शीत निद्रा में जाने को मजबूर कर दे। हालत ये है कि अब पूरे 12 महीने भालू इंसानी बस्तियों के आसपास दिखाई देते हैं। तो अभी पहले से 5 महीना था उनका हाइबरनेशन, अभी तो वो 2-3 महीना तक कम हो गया है। इसका मतलब दिसंबर और जनवरी में भी हम भालू को देख सकते थे, वो घूम रहा है इधर उधर, वो हाइबरनेशन में विंटर स्लीप में वो नहीं चल रहा है। इसके वजह से उनका एक्टिविटी बढ़ गया है, इसलिए विंटर में भी वो ह्यूमन बेयर कॉन्फ्लिक्ट अभी ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड में भालुओं के हमले में पिछले 5 सालों में 9 लोगों की मौत हुई है, तो 341 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ मनुष्य को बल्कि उसके चारों ओर रहने वाले जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर रहा है। यह आंकड़ा सिर्फ सांप और भालुओं का है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में ग्रीन जोन हटाने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोग स्वरोजगार के लिए बद्रीनाथ धाम में होटल और लॉज बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रीन जोन हटाने की डिमांड कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बिना किसी शर्त के मास्टर प्लान के कार्यों के लिए अपनी भूमि, होटल, मकान सब दे दिया है। लेकिन प्रशासन ने कुछ इलाकों को ग्रीन जोन में रखा है, जिससे इस इलाके में मकान, होटल या लॉज बनाने पर फिलहाल रोक है। स्थानीय लोगों की मांग है कि ग्रीन जोन की जमीन पर व्यवसाय के लिए प्रयोग में लाने की मंजूरी मिले, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बद्रीनाथ धाम को, पूरे बद्रीनाथ धाम को ग्रीन जोन तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन कुछ स्थान उन्होंने चयनित किए हैं। वहाँ के मूल निवासियों ने, स्थानीय निवासियों ने अपनी भूमि को प्रधानमंत्री महोदय के ग्रीन ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से अपनी भूमि शहर से दी। उस वक्त न उन्होंने भूमि के बदले भूमि की मांग की, न भूमि के बदले नौकरी की मांग की। लेकिन अब जो उनकी भूमि बची है वो ग्रीन जोन में आ रही है, जिससे वो बेरोजगारी के स्तर पर आ गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में कुछ मकानों के तहत बद्रीनाथ धाम में अतिक्रमण ना हो और धाम की सुंदरता बनी रहे, इसके लिए कई इलाकों को ग्रीन जोन में रखा गया है और